तो चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में डाइव करते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी की जान बचा सकता है, ब्रेन अटैक। देखिए, ये एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जो बिना कोई अलार्म बजाए अचानक से सामने आ जाती है। आज हम बिल्कुल गहराई में जाकर ये डीकोड करने वाले हैं कि ऐसे वक्त पर हमारे शरीर में, खासकर हमारे दिमाग के अंदर लिटरली क्या चल रहा होता है और हमें तुरंत कैसे रिएक्ट करना चाहिए। इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को डीकोड करने के लिए हमने आज के एजेंडे को 6 क्लियर स्टेप्स में बांटा है। हम ब्रेन अटैक के बेसिक समझेंगे, हेमरेज के कारणों को देखेंगे, वार्निंग साइंस पहचानेंगे, इमरजेंसी एक्शन प्लान डिस्कस करेंगे, ट्रीटमेंट्स पर बात करेंगे और फाइनली प्रिवेंशन के तरीकों को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, ब्रेन अटैक को समझना। इसे एक बहुत ही सिंपल प्लम्बिंग वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि हमारे शरीर की जो ब्लड वेसल्स हैं वो पाइप्स हैं जो हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई करते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिससे समझना ज़रूरी है। लगभग 80% केसेस इश्केमिक स्ट्रोक के होते हैं, मतलब इन पाइप्स में कोई ब्लॉकेज आ गया है। लेकिन बाकी के 15 से 20% केसेस हेमरेजिक स्ट्रोक के होते हैं। और ये वो डरावनी सिचुएशन है जहाँ पाइप सिर्फ ब्लॉक नहीं होता बल्कि सच में फट जाता है। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। इस्कीमिक स्ट्रोक में खून की सप्लाई रुकने से ब्रेन ऑक्सीजन के लिए तरसने लगता है, लेकिन हेमोरेजिक स्ट्रोक ये कहीं ज़्यादा वायलेंट होता है। हमारा दिमाग बहुत ही डेलिकेट होता है, करीब 1.5 किलो का। जब कोई नस फटती है ना, तो उस सॉफ्ट टिश्यू में तेजी से खून भरने लगता है। अब हमारी खोपड़ी तो एक्सपैंड हो नहीं सकती, राइट? तो ये बहता हुआ खून अंदर एक जानलेवा प्रेशर बनाने लगता है। आगे बढ़ने से पहले बस शॉर्ट में इस्कीमिक स्ट्रोक को डिफाइन कर लेते हैं। ये ब्लड फ्लो का अचानक रुक जाना है, जो अक्सर हार्ट या पेट से ट्रैवल करते हुए एक ब्लड क्लॉट यानी खून के थक्के की वजह से होता है। ये अपने आप में एक सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का पूरा फोकस इसके दूसरे ज़्यादा घातक फॉर्म पर होगा, यानी हेमरेजिक स्ट्रोक की मैकेनिज्म पर। तो हमारा दूसरा सेक्शन, ब्रेन हेमरेज के कारण। अब सवाल ये है कि ब्रेन के अंदर के ये वाइटल पाइप्स आखिर फटते क्यों हैं? यहाँ सबसे चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि 70 से 80% ब्रेन हेमरेज के पीछे बस एक ही मुख्य विलन है, और वो है सिवियर अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर। जी हाँ, 70 से 80%। इस डेंजर जोन को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 के आसपास होता है, लेकिन सोचिए जब ये प्रेशर अचानक से स्पाइक होकर 185/110 या फिर लिटरली 200 से 240 तक पहुंच जाता है, तो धमनियों की दीवारें इतने भारी फोर्स को सस्टेन ही नहीं कर पाती। वो इतना दबाव झेलने के लिए बनी ही नहीं हैं और वो फट जाती हैं। लेकिन हाई बीटी के अलावा कुछ साइलेंट खतरे भी होते हैं, जैसे कि एन्यूरिज्म। इसे आप ब्लड वेसल की दीवार पर एक कमजोर गुब्बारे जैसे उभार की तरह सोच सकते हैं। ये पॉपुलेशन के लगभग 1% हिस्से में पाया जाता है। और सबसे खतरनाक बात, ये गुब्बारा दशकों तक बिना किसी लक्षण के चुपचाप आपके दिमाग में बैठा रह सकता है और फिर अचानक से बर्स्ट हो सकता है। इसके अलावा कुछ और ट्रिगर्स भी हैं। एवीएम यानी रक्तवाहिकाओं का एक उलझावा गुच्छा, जो 0.1% लोगों में होता है। फिर आते हैं ब्लीडिंग ब्रेन ट्यूमर। करीब 10% ट्यूमर्स में ब्लीडिंग हो सकती है। लिवर की बीमारियां भी क्लॉटिंग को इम्पैक्ट करती हैं। और एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ब्लड थिनर्स लेना। ये हेमरेज के रिस्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, क्रिटिकल वार्निंग साइंस को स्पॉट करना। ये एक टिकिंग क्लॉक वाली सिचुएशन होती है। जब नस फटती है तो रियल टाइम में क्या होता है? दोनों स्ट्रोक्स के शुरू होने का तरीका बिल्कुल अलग है। इस्कीमिक स्ट्रोक में सिम्टम्स 24 घंटे के अंदर फ्लक्चुएट कर सकते हैं। कभी कभी तो इंसान थोड़ा बेटर भी फील करने लगता है। लेकिन हेमरेज, इसका ऑनसेट एकदम अचानक होता है। इंसान एकदम से कोलैप्स कर जाता है और उसकी हालत बिना रुके लगातार तेजी से बिगड़ती जाती है। ये जो डरावने सिम्टम्स हैं, ये सीधे तौर पर खोपड़ी के अंदर बढ़ते प्रेशर का रिजल्ट है। अचानक से बहुत भयंकर सिरदर्द होना, लगातार वोमिटिंग आना, बेहोशी या कोमा में चले जाना, शरीर के एक हिस्से में लकवा यानी पैरालिसिस, और यहाँ तक कि मिर्गी जैसे दौरे पड़ना। ये सब इसलिए होता है क्योंकि प्रेशर ब्रेन टिश्यूज को कुचल रहा होता है। और यहीं पर हमें सिचुएशन की गंभीरता समझ में आती है। ब्रेन हेमरेज में मॉर्टैलिटी रेट यानी मृत्यु दर एक बहुत ही बड़ा 50 से 55% है। इसका सीधा मतलब है कि इसमें जान जाने का खतरा बहुत बहुत ज़्यादा है। इमीडिएट एक्शन लेना यहाँ कोई ऑप्शन नहीं बल्कि नेसेसिटी है। और इसीलिए हमारा चौथा सेक्शन सबसे क्रिटिकल है।
डायग्नोसिस और इमीडिएट एक्शन। अगर आप किसी को ब्रेन अटैक आते हुए देखते हैं तो उस पल आपको क्या करना चाहिए? ये लाइफ सेविंग स्टेप्स एकदम क्लियर हैं। पहला, अगर उन्हें दौरे पड़ रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो अपनी जीभ ना काट लें। दूसरा, मरीज को तुरंत करवट दिलाकर लेटाएं, यानी लैटरल पोजीशन में। इससे अगर उन्हें उल्टी होती है तो वो उनकी सांस की नली में नहीं जाएगी। तीसरा, उनके सिर को थोड़ा ऊपर उठा दें। और चौथा स्टेप, बिना 1 सेकंड वेस्ट किए उन्हें एक ऐसे हॉस्पिटल ले जाएं जहां सीटी स्कैन की फैसिलिटी हो। हॉस्पिटल पहुंचते ही एक सिंपल प्लेन सीटी स्कैन सबसे अहम काम करता है। ये लिटरली गोल्ड स्टैंडर्ड है। सीटी स्कैन में दिखने वाले सफेद धब्बे लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ ये कंफर्म कर देते हैं कि हेमरेज हुआ है। बाकी कोई भी टेस्ट इतनी जल्दी ये नहीं बता सकता। हमारा 5वां हिस्सा, मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। एक बार जब कंफर्मेशन मिल गया तो मेडिकल साइंस उस प्रेशर को कम करने और ब्रेन को बचाने के लिए क्या करती है? यहां अक्सर एक सवाल आता है, क्या हमेशा ब्रेन सर्जरी करनी पड़ती है? देखिए, ज्यादातर स्ट्रोक्स को तो आईसीयू में मेडिसिन से मैनेज कर लिया जाता है, लेकिन कुछ हेमरेज इतने मैसिव होते हैं जहां एक्सट्रीम इंटरवेंशन की जरूरत पड़ ही जाती है। सर्जरी का फैसला कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पर डिपेंड करता है। अगर खून का थक्का 40 से 50 सीसी से ज्यादा बड़ा हो जाए, बहुत ही ज्यादा प्रेशर बन रहा हो, पेशेंट कोमा में जा रहा हो, या उनका जीसीएस यानी ग्लासगो कोमा स्केल स्कोर तेजी से गिर रहा हो, इन हालातों में या तो थक्के को निकाला जाता है या फिर फटे हुए एन्यूरिज्म को मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से क्लिप किया जाता है। यहाँ एक बहुत ही फैसिनेटिंग प्रोसेस के बारे में बताना चाहूँगा जिसे डीकम्प्रेसिव सर्जरी कहते हैं। इसमें करते क्या है कि खोपड़ी की हड्डी का एक हिस्सा ही निकाल देते हैं ताकि सूजे हुए दिमाग को फैलने के लिए जगह मिल सके। और हैरान करने वाली बात यह है कि उस हड्डी को पेशेंट के ही पेट के अंदर या फिर बोन बैंक में सेफली स्टोर कर देते हैं। फिर 1.5 से 2 महीने बाद जब सूजन कम हो जाती है तो उस हड्डी को वापस अपनी जगह पर लगा दिया जाता है। ये सच में एक अमेजिंग लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। और अब हम आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, द पाथ टू प्रिवेंशन। सिस्टम फेल होने से पहले ही इस तबाही को कैसे रोका जाए। ये प्रिवेंशन टूल किट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लड प्रेशर पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल। इसके अलावा डायबिटीज़ और वेट मैनेज करना, खाने में नमक कम रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और स्मोकिंग या अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहना। और हाँ, अनप्रिस्क्राइब्ड ब्लड थिनर से तो बिल्कुल बचकर रहें। इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए बस एक सवाल छोड़ के जाना चाहूँगा। क्या हम अपने शरीर के वाइटल सिस्टम्स के प्रेशर को तब सीरियसली ले रहे हैं जब तक कि वो पाइप्स फट नहीं जाते? क्योंकि सच मानिए, जब बात ब्रेन अटैक की आती है तो इमरजेंसी के बाद रिएक्ट करने से करोड़ों गुना बेहतर है पहले से प्रिवेंट करना। तो अपना ध्यान रखिए और इन साइंस को हमेशा याद रखिए।